नमस्ते, राधे राधे। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सब्सिडरी लाइंस को, उसके बाद पॉलिसी ऑफ सुपरमेसी को, उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सब्सिडरी अलायंस को, यानी कि सहायक संधि को। ठीक है, क्या थी ये, तो फटाफट से देख लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट की थी। कब से लेकर कब तक स्टार्ट की हुई थी ये? 1798 से 1805 तक। ठीक है, तो अब देखो, ये मान लो कि ये है H4 हैदराबाद। ठीक है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बोलेंगे सर ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हैदराबाद है। अब हैदराबाद के साथ क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने? सब्सिडरी अलायंस कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि हैदराबाद को हरा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो क्या कर ली थी इनके साथ? सब्सिडरी अलायंस कर ली। ठीक है, तो ये क्या करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी? अपनी सेना कहाँ भेजेगी? हैदराबाद में भेजेगी। कहाँ भेजेगी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना? हैदराबाद में भेजेगी। ठीक है सर जी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना का हैदराबाद में भेज दी। ठीक है, हैदराबाद या तो छोटी सी टुकड़ी रख सकता था सेना की, या फिर उसको पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ही रखनी थी अपने साम्राज्य में। ठीक है, और एक क्या तैनात कर दिया जाता था? तो एक क्या तैनात कर दिया गया यहाँ पे? R4 रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब क्या है? यानी कि ये क्या करेगा? रेजिडेंट हैदराबाद का जो निज़ाम है उस पर क्या करेगा? नज़र रखेगा कहीं ये बाहरी शक्ति के साथ कोई गठबंधन ना कर ले। और इस जो सेना की जो सैलरी देनी थी वो भी किसको देनी थी? हैदराबाद के निज़ाम को देनी थी। अगर ये ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है ना, यानी कि सैलरी नहीं दे पाता है, तो इसको भूमि का टुकड़ा किसको देना पड़ना था? फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ना था। ठीक है, तो ये थी सब्सिडरी अलायंस, है ना। होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो किसने चलाई थी ये? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से देख लेते हैं राज्य फंसे थे, है ना। तो हैदराबाद 1798, मैसूर फंसा था, तंजौर फंसा था, अवध फंसा था, पेशवा फंसा था, है ना, और भी फंसे थे। ठीक है, लेकिन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे। हैदराबाद फंसा था, ठीक है, मैसूर फंसा था, तंजौर फंसा था, अवध फंसा था और पेशवा फंसा था। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद पॉलिसी ऑफ सुपरमेसी, है ना, किसने चलाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, पॉलिसी ऑफ सुपरमेसी किसने चलाई है? लॉर्ड हेस्टिंग ने चलाई है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लेम कर रही है दैट हिज स्टेट इज सुप्रीम, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्टेट है वो सबसे सुप्रीम है ना, टॉप नॉच है एकदम। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं एंग्लो नेपाल वॉर। ठीक है, कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? तो सुगोली की संधि से। ठीक है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। एंग्लो नेपाल वॉर कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? सुगोली की संधि से। ठीक है, एंग्लो बर्मा वॉर कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ या डाम्बो, है ना, या डाम्बो की संधि से क्या हुआ था? एंग्लो बर्मा वॉर समाप्त हुआ था। ठीक है, कब से कब तक हुआ? 1824 से 26 तक। और इसमें अगर मैं गवर्नर जनरल की बात करूं तो कौन था? लॉर्ड हैमहर्स्ट। ठीक है, आगे एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कब से कब तक चला था? 1839 से 1842 तक। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वार है जो इससे समाप्त हुआ। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एंग्लो अफगान वार। ठीक है, कौन सी ट्रीटी से समाप्त हुआ था? ट्रीटी ऑफ गनमक। कौन सी ट्रीटी से समाप्त हुआ था? ट्रीटी ऑफ गनमक। और थर्ड एंग्लो अफगान वार कौन सी ट्रीटी से समाप्त हुआ था? ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। कब हुआ था? 1990 में। ठीक है, अब हम बात करें अगर सिंध की, ठीक है, तो सिंध पर भी क्या कर लिया था? अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि रूस क्या कर रहा था? अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। तो कहीं ना कहीं इनको वो जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है उसको उस पर कब्जा करना ही था, ताकि वो वहां से एंट्री ना कर ले रूस, है ना, भारत में। ठीक है, तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एल्बोरो। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें एंग्लो सिख वॉर्स की, तो 1846 में कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि के साथ। ठीक है, लाहौर की संधि के साथ क्या समाप्त हुआ था? एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, और उसके बाद फिर से ये वॉर स्टार्ट होता है कब? 1849 में। अगर हम देखें तो गुजरात की लड़ाई में क्या होता है? जो पंजाब की जो सेना थी उसको बुरी तरह से कुचल दिया था अंग्रेजों ने, है ना। तो गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या ऐलान कर दिया था? तो 1849 में पंजाब को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत में मिलाने का किया गया अधिकार किया, है ना। क्या किया था? 1849 में पंजाब को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत में मिलाने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, ठीक है। अब कुछ बातें हम देख लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से रिलेटेड। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। और इसमें कौन कौन से राज्य फंसे थे, है ना। पहले तो देख लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी, है ना। अगर मान लो, ठीक है, जैसे मान लो ये झांसी है ना, ठीक है, और यहाँ पे कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। लॉर्ड डलहौजी क्या बोल रहा है यहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोल रही है कि अगर झांसी में जो सक्सेसर है, अगर उसकी कोई अपनी औलाद नहीं है, ठीक है, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, ताऊ का लड़का, वो कुछ नहीं चलेगा। अगर अपनी औलाद चाहिए, अगर अपनी औलाद नहीं है, और वो भी सन, डॉटर नहीं सन, अगर सन नहीं है अपना खुद का, है ना, तो फिर
वहाँ पे वो जो पूरा साम्राज्य वो किसके हाथ में आ जाएगा, पूरा स्टेट किसके हाथ में आ जाएगा, अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इससे जो थे कौन कौन किस किस को कैप्चर कर लिया था इन्होंने, देखो सतारा को कैप्चर कर लिया, संबलपुर को कैप्चर कर लिया, भगाट को कैप्चर कर लिया, उदयपुर को कैप्चर कर लिया, झांसी को कैप्चर कर लिया, नागपुर को कैप्चर कर लिया, है ना। तो अब इसमें हम कैसे समझ सकते हैं इसको एक गाने से भी रिलेट कर सकते हैं, छोटी सी ट्रिक है उसको याद रखना। ठीक है, 5 तारा ठेके होते है ना, वो गाना सुना होगा। ठीक है, तो 5 तारा यानी कि 17। ठीक है, अब तारा यानी कि ठेके में गया बंदा तो संभल पाएगा, सिर्फ ट्रिक है, ट्रिक के तौर पे लेना, याद हो जाएगा, है ना। तारा ठेके में गया, क्या बंदा संभल पाएगा, पी के नहीं संभल पाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, ठेके वाले वहाँ से भगा देंगे, तो भगा दिया जाएगा बिल्कुल, है ना। तो क्या वो सुबह का सूर्य उदय हुए देख पाएगा, लोग बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा पीली है। ठीक है, उदयपुर, फिर क्या करेगा, झांसी यानी कि झाड़ियों से क्या आएगा, नाग आएगा। कौन आएगा, नाग आएगा, उसको डस लेगा। ठीक है, ठीक है। तो सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर किसकी चपेट में आ गए थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की चपेट में आ गए थे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू पॉलिसीज, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन सी रेवेन्यू पॉलिसीज चलाई थी, देख लेते हैं। तो एक थी परमानेंट सेटलमेंट, दूसरी महलवाड़ी सेटलमेंट, तीसरी रायतवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं, जिसका मतलब है स्थायी बंदोबस्त, है ना। किसने स्टार्ट की थी, तो लॉर्ड कार्निवालिस ने स्टार्ट की थी। कब स्टार्ट की थी, 1793 में स्टार्ट की थी। भारत के कितने भूभाग पर लगी थी, तो 19% भूभाग पर लगी थी। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने भूभाग पर लगी थी, तो 19% भूभाग पर लगी थी। ठीक है, मीडिएटर कौन था, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, मीडिएटर कौन था, तो कौन था भैया, जमींदार मीडिएटर था। ठीक है, और मीडिएटर मतलब जमींदार मीडिएटर था, इसका मतलब क्या है, यानी कि कर वसूलने की जिम्मेदारी किसको मिली थी, जमींदार की थी। ठीक है, कर कौन वसूलेगा किसानों से, तो जमींदार वसूलेगा। ठीक है, और इसमें क्या था, सनसेट लॉ यानी कि सूर्यास्त कानून। ठीक है, देख लेते हैं ये भी क्या, यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि एक डेट फिक्स कर दी जाती थी, उसके सूर्य अस्त होने से पहले पहले क्या करना था, उसको अंग्रेजों को कर देना था लाके किसानों से। ठीक है, ठीक है। तो निर्धारित तिथि पर सूर्य अस्त से पहले निश्चित राजस्व का भुगतान करने में यदि जमींदार विफल हो जाता है, यानी कि वो नहीं दे पाता है अंग्रेजों को लाके कर, तो क्या होगा, तो उसकी भूमि जब्त कर ली जाएगी। अगर जमींदार के साथ अत्याचार हो रहे हैं तो क्या वो किसानों को छोड़ेगा, किसानों को बख्शेगा, उसको तो कर वसूलना है भाई, जैसे मर्जी वो, चाहे फसल हो चाहे ना हो, है ना, वो तो दबाव डालेगा किसानों पर। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं महलवाड़ी सेटलमेंट, किसने स्टार्ट की थी, हॉल मैकेंजी ने। कब स्टार्ट हुई थी, 1822 में। ठीक है, इसमें कौन कौन से एरिया थे, मध्य प्रांत, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट वाइज कि कितने % भूभाग पे लगी थी, तो 30% भूभाग पे लगी थी। अगर ऊपर हमने देखी ये कितने % भूभाग पे लगी है, 19% भूभाग पे लगी है। यहाँ जोर दे रहा हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, मीडिएटर कौन था, तो मीडिएटर कौन था इसमें, गांव का मुखिया, है ना, किसमें, महलवाड़ी में। ठीक है, महलवाड़ी में कौन है मीडिएटर, तो ये देखो महलवाड़ी में सेटलमेंट में कौन है मीडिएटर, तो कौन है, गांव का मुखिया। ठीक है सर, इतनी बातों हमें समझ में आ गई। कितने % भूभाग में लगी है महलवाड़ी, 30% भूभाग पे लगी है। कहाँ, मध्य प्रांत, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्टार्ट किसने की है, हॉल मैकेंजी ने। अब उसके बाद हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो अगर रैयतवाड़ी सिस्टम की हम बात करते हैं, किसने स्टार्ट की थी, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले कहाँ लगी थी, तो तमिलनाडु के बारामहल जिले में लगी थी। ठीक है, अगर हम बात करें कितने % भूभाग पे लगी है, तो 51% भूभाग पे लगी है। ठीक है, इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं था। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम में कोई भी मीडिएटर नहीं था, डायरेक्ट किसानों से टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, ठीक है, एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ठीक है, तो अगर मैं परमानेंट सेटलमेंट की बात करूं, यानी कि स्थायी बंदोबस्त की, तो स्टार्टेड बाय कौन है, लॉर्ड कार्निवालिस। ठीक है, कब चलाई गई थी, 1793 में। भारत के कितने % भूभाग पे लगी, 19% भूभाग पे लगी है ना, 19%। मीडिएटर कौन था, जमींदार। जमींदार किससे टैक्स वसूलना है, उसको किसानों से, और सूर्य अस्त होने से पहले पहले किसको कर जाके देना था, तो अंग्रेजों को। ठीक है सर, इतनी बातों हमें समझ में आ गई। ये सनसेट लॉ था। महलवाड़ी सिस्टम किसने स्टार्ट किया, हॉल मैकेंजी ने 1822 में। कौन कौन से एरिया पे लगी थी, मध्य प्रांत, पंजाब और उत्तर प्रदेश, और 30% भूभाग पर इसको लगाया गया था। मीडिएटर कौन था, गांव का मुखिया। गांव का मुखिया क्या करेगा, किसानों से टैक्स वसूलेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो रैयतवाड़ी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। तमिलनाडु के बारामहल जिले में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था, और भारत के 51% भूभाग पर इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।